morning, everyone. Good morning, Diksha. Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. Good morning, Sanjana. Good morning, Soumya. Good morning, Akila. Good morning, Anjali. Good morning, Shivani. Good morning, Madhu. गुड मॉर्निंग संध्या। और आदर्श अभी आया क्या याद होमवर्क करने का? हम्म। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदर्श। कल एक्चुअली जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो रिजल्ट अभी मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा आपको, ठीक है? वैसे एक बार खुद से बता दो कितने कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 41। 41। सर आपने भेज दिया था। नहीं, वो भेजा नहीं था, वो दूसरे उसका टेस्ट था, वो उसका नहीं था। मतलब वो दूसरे टेस्ट का रिजल्ट था, बायोटेक वाले का। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, वो डाउनलोड हो नहीं पाया इस वाले का। बताओ कितने कितने मार्क्स आए हैं सभी के? सर मेरे 28। 20। 28। 28। अच्छा। और बाकी लोगों के? 26, 18, 24, 22, 21, 28। तनु के 30 हैं। और बाकी के? कामिनी 32। स्नेहा है। स्नेहा। स्नेहा आपके कितने हैं मार्क्स? कशिश आपके कितने हैं? एक कशिश के 24 हैं, दूसरी वाली कशिश के कितने हैं? सर कल वाला अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा। तो वो कर लेना। मैं वो ओपन ही है शायद, देख लेना। तो कर लेना उसे आज दिन में। जी सर। ठीक है। तो सभी ने खुद से किए ना क्वेश्चंस? आ रहे थे, हो रहे थे मतलब? यस सर। चलो ठीक है। देखो 30 के अराउंड में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 25 to 30 के रेंज में, तो काफी सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे आपके PYQ थे, एम्स के और आपके नीट के। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो लेवल क्या है। और अगर आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तभी मैंने बेस जो लिया है, फाउंडेशन, वो एनसीईआरटी को लिया है। एंड एनसीईआरटी के बेसिस पे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। और फिर आप PYQ भी आप देख सकते हो कि आराम से कर ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाकी तो ये है कि आप जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे, एफर्ट करोगे, तो उतना और अच्छा है। तो देखो, जो भी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जिनके पास दिन में फ्री टाइम रहता है, भले ही 2 घंटे आप निकालो, लेकिन उस 2 घंटे में सेल्फ स्टडी जरूर करो। ठीक है। तो उस 2 घंटे में कुछ भी अपना चैप्टर रिवीजन कर लिया करो, कहीं गूगल से क्वेश्चंस निकाल लिया करो, नीट के PYQ सॉल्व कर लिया करो। तो कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो, देखो। ठीक है। क्योंकि लास्ट के अब 2-2.5 महीने बचे हैं और इसी को आपने सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। ओके। तो अभी तक तो लाइक सब आराम आराम से चल रहा था, आप भी इतना ज्यादा कॉशियस नहीं हो इन सब चीजों के लिए। बट अब ये सोचो कि एग्जाम जो है अब एक एक दिन आगे आता जा रहा है। तो ये है कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, बस आप पढ़ाई के बारे में सोचो कि हाँ मेरे पास फ्री टाइम है, तो भले ही मैं आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी पढ़ लो बस। ठीक है। टाइम मत वेस्ट करना। और बाकी नीट का फॉर्म भर ही लेना। और नीट का सभी लोग देना। ठीक है। और बाकी मैंने बता ही दिया है, फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यू हो तो मेरे को पूछ लेना। लेकिन नीट का फॉर्म जरूर फिल करना, ठीक है ना?
क्योंकि उससे फिर आपका जिपमर का जो है एक रास्ता खुल जाएगा, जिपमर पौंडीचेरी का, वो एक इम्पॉर्टेंट है। और बाकी आपका नर्सिंग जैसे बीएचयू में भी होता है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और बाकी जो एमएनएस है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एमएनएस है उसका दरवाजा भी खुल जाएगा। तो भाई लाइक एमएनएस मतलब इस फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में बेस्ट है। अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और कोई एनसीसी वाला कैंडिडेट है क्या अपने स्कूल कॉलेज का? ABC सर्टिफिकेट एनसीसी कैंडिडेट है कोई? अच्छा, वैष्णवी आप हो, ठीक है। और कोई नहीं है? तो वैष्णवी कौन सा है आपके पास? ए है, बी है, कौन सा है? सी है? तो बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, तो सी का तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। ओके, तो कौन सी वाली विंग से है वैष्णवी? बोलो वैष्णवी। अच्छा, नवोदय से है, ठीक है। तो आप तो एनसीसी स्पेशल एंट्री जो आती है, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स के लिए, उसके लिए भी आप अप्लाई करा करो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, इधर थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये ध्यान रखना, जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं, तो उसमें जो खाली थर्मोडायनेमिक्स लिखा है वो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स है। और जिस चैप्टर के आगे जो कल से हमने स्टार्ट करा है केमिस्ट्री वाला, उसमें टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लिखा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो थर्मोडायनेमिक्स जो लिखा है वो फिजिक्स वाला है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वो केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो कल हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में मैंने आपको वही बताया था, क्वासी स्टैटिक इज लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कल जो हम शाम को रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे थे, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने भाई प्रोसेस को इतना स्लो कर दिया है कि आप उसको रिवर्स कर दो तो आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हो, कि फॉरवर्ड में जा रहे हो या बैकवर्ड में जा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो क्लिप वाला एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो आपने 10 सेकंड की वीडियो क्लिप ली है, एंड इतनी स्लो चल रही है वो, ठीक है। तो नॉर्मल जो इसकी स्पीड है, जैसे कि 1x आपकी नॉर्मल स्पीड होती है, आपने 0.0010x कर दी, इतनी स्लो कर दी कि आपको लग रहा है कि वो वीडियो चल ही नहीं रही है, खाली स्टैटिक एक फोटो दिख रहा है आपको उसमें से, ठीक है। तो इतना अगर आप उसको स्लो कर दोगे और बीच में कहीं आप उसको रिवर्स कर दो, ठीक है, ठीक है, रिवाइंड करते हैं ना वीडियो को, तो रिवर्स अगर आप कर दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये वीडियो अब चल चल मतलब बैकवर्ड में जा रही है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक बोल सकते हैं या रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल भी वही है आपका, और क्वासी स्टैटिक भी वही चीज है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, वो कुछ और टाइप के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। जैसे आइसोथर्मल होता है, तो आइसो का मतलब सेम होता है, एंड थर्मल का मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब कि सेम टेम्परेचर पे जो प्रोसेस कंडक्ट होगा उसे आइसोथर्मल कहेंगे। उसी तरीके से आइसोबारिक, ठीक है, आइसो का मतलब सेम, बार, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की, तो बार इज रिलेटेड टू प्रेशर। तो आइसोबारिक का मतलब हो गया कि जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर सेम रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आइसोकोरिक। तो कोरिक, कोर का मतलब रिलेटेड टू वॉल्यूम, ऐसा आप मान सकते हो। और आइसो का मतलब सेम हो गया, तो आइसोकोरिक मतलब कि जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जहां पर हीट एक्सचेंज जो है वो आपका जीरो होता है, यानी कि जितनी हीट अमाउंट है वो फिक्स रहेगी किसी भी सिस्टम में, ना तो हीट अंदर आ सकती है ना हीट सिस्टम के बाहर जा सकती है। तो ये आपके चारों प्रोसेस होते हैं, चाहो तो आप इनको खुद से एक बार रीड कर लेना, वही सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर, और आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, और एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है, ठीक है। सिस्टम से ना तो हीट बाहर जा रही है ना ही सिस्टम के अंदर आ सकती है, तो उस केस में आपका जो प्रोसेस कहलाएगा वो एडियाबेटिक कहलाता है।
तो ये 4 टाइप के जनरल आपके प्रोसेस होते हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस देखेंगे और उनमें देखेंगे वर्क डन कितना होता है। तो वर्क डन का कल जो है मैंने आपको वहां पर जैसे एक डेरिवेशन करवाया था, तो वो तो आपने ध्यान रखना ही है केमिस्ट्री के लिए, वो इसमें भी काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब कि टेम्परेचर आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो टी जो है हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और देखो यहीं से आपका बॉयस लॉ बन जाता है। जब आप आइडियल गैस इक्वेशन जो आपके पास होती है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी या पीवी इक्वल टू एनआरटी जो आप बोलते हो, तो इसमें जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो तो म्यू और टी, सॉरी म्यू और आर, ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। म्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वो तो फिक्स ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई आप प्रोसेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो फिक्स रहेंगे। और आर क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये दोनों क्वांटिटीज पहले से आपकी क्या है, सेम है या फिक्स है। और तीसरी जो क्वांटिटी है टेम्परेचर, वो आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में फिक्स कर देनी है। यानी कि ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि ये तीन जो है, ये तीनों चीजें क्या है, ये फिक्स हो गई हैं, ठीक है। तो फिक्स होने का मतलब क्या है कि ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट बन चुकी हैं। तो यहीं से हम अगर बोल दें कि भाई म्यू आर टी का कोई प्रोडक्ट जो भी आएगा, वो एक वैल्यू जो देगा वो एक कांस्टेंट के बराबर देगा। तो हमने कह दिया कि भाई पीवी की वैल्यू मान लो के बराबर हो गई, जहां पे के का मतलब क्या है, म्यू आर टी है, ठीक है। तो के का मतलब क्या हो गया, म्यू आर टी हो गया। तो पीवी इक्वल टू के मतलब पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला रिलेशन आपको मिल गया। और यही रिलेशन से आप क्या एक चीज निकालते हो, ये निकालते हो कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पीवी इक्वल टू के बाई वी, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। और अगर मैं ये के कांस्टेंट हटा दूं तो मैं यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ला सकता हूँ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा। और ये इसी को हम क्या कहते हैं, बॉयस लॉ कहते हैं। तो बॉयस लॉ की कंडीशन आपकी यहीं से डिफाइन हो जाती है कि अगर किसी भी आइडियल गैस में आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हो और वहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो, तो आपका बॉयस लॉ जो है वो फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। तो अब आगे है इसमें, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो वही बात कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। यानी कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर कम करोगे मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट बॉयस लॉ, और इसी को हम बॉयस लॉ कहते हैं। तो सपोज एन आइडियल गैस गोज आइसोथर्मली एट टेम्परेचर टी फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक गैस है, एक आइडियल गैस हमने लिया जिसका इनिशियल स्टेट जो है वो P1 V1 है, यानी कि इनिशियली उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और उसको हम एक फाइनल स्टेट P2 V2 पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। मतलब प्रेशर उसका बाद में क्या हो जा रहा है, फाइनल प्रेशर P2 हो जा रहा है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 हो जा रहा है। और ये जो हम चीजें कर रहे हैं ये आइसोथर्मली कर रहे हैं, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे कर रहे हैं। टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो उसके बाद लिखा है कि एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज विद प्रेशर P एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वी टू वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं किसी भी बीच वाली स्टेज पे अगर हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो ये जो आपका P1 V1 से लेके P2 V2 तक का प्रोसेस चल रहा है, इसमें एक कोई इंटरमीडिएट स्टेज ली हमने बीच में जहां पर प्रेशर की वैल्यू P थी, ठीक है। और वॉल्यूम जो था गैस का वो V से आपका V प्लस डेल्टा V हो चुका है। और डेल्टा V काफी ज्यादा स्मॉल है, यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज आया है वो काफी ज्यादा स्मॉल चेंज आया है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे प्रेशर P था, प्रेशर को कांस्टेंट ही लिया है, ठीक है, मतलब शायद कांस्टेंट की तरह ले सकते हो, बट अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू हमने P बीच में मान ली है किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे, और वहां पे जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, इनिशियल अगर वॉल्यूम V था तो अब जो वॉल्यूम है वो V प्लस डेल्टा V हो चुका है। तो इस केस में हमारा जो W होगा या डेल्टा W होगा, चेंज इन वर्क डन, वो आपका क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही पता है ये फॉर्मूला कैसे आता है, P इंटू डेल्टा वी वाला, ठीक है। ये हमने कल भी करा था और उससे पहले यहाँ ये फिजिक्स वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी कर रखा है। हाँ ठीक है, कैसे करते हो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को क्या लिखते हो, प्रेशर इंटू एरिया लिखते हो। तो वहां पे जो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम बन जाता है। और इस तरीके से आपका वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है तो चेंज इन वर्क डन आएगा, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पी डेल्टा वी के बराबर होगी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि टेकिंग डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, ठीक है।
तो डेल्टा वी, ये जो एरो लगा है ना, जैसे जब भी हम ये लिखते हैं डेल्टा वी उसके बाद एरो फिर ये, तो इसका मतलब होता है डेल्टा वी इज टेंडिंग टू जीरो या डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, ये इसका मतलब होता है। तो जैसे आपने कभी ऐसे लिखा देखा होगा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, इस तरीके से कहीं पर देखा होगा, तो इसका मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो या टेंड्स टू जीरो। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो ये जो डेल्टा वी है इसको हम जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है लगभग लगभग हम जीरो ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेज थी वहां पर आपका जो डेल्टा वी है वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी है कि वो जीरो के लगभग लगभग पास में। ठीक है, तो हमने यही कंडीशन यहाँ पर लेके कि टेकिंग डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो एंड समिंग द क्वांटिटी डेल्टा डब्ल्यू ओवर द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो है हमने डेल्टा वी लगभग लगभग जीरो के बराबर ले लिया, मतलब इतना छोटा ले लिया कि अब इस डेल्टा वी को हमने डीवी मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा वी मतलब क्या होता है, डेल्टा वी मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ इतना चेंज हुआ है जिसको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। और डीवी जब हम लिख देते हैं तो डीवी का मतलब इतना छोटा चेंज है कि वो लगभग लगभग जीरो के पास है। यानी कि अगर मेरा इनिशियल वॉल्यूम वी इनिशियल अगर सपोज था 3.001 लीटर, सपोज ये था, तो वी फाइनल जो होगा वो मेरा कितना होगा 3 पॉइंट, मान लो ये है 3.0 और उसके बाद जीरो, फिर ये 1, ये 2 लीटर। ठीक है, तो इसमें से जब आप ये डेल्टा वी निकालोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, इतनी छोटी आएगी कि हम उसको लगभग लगभग जीरो के आसपास मान सकते हैं। तो आप ये जब करके भी देखोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आंसर, ये 10 में से 2 क्या बचा, सॉरी ये 3.0012 में से अगर 3.0010 आप माइनस करोगे यहाँ पे और डेल्टा वी की वैल्यू निकालोगे, तो डेल्टा वी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00 और ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो देखो डेल्टा वी आपका कितना आ रहा है, इतना कम आ रहा है। तो यही बात यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि डेल्टा वी आपका इतना कम है कि वो लगभग लगभग जीरो के आसपास, मतलब 0.0002 को हम लगभग जो है जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा वी है हम इसको क्या कहते हैं कि ये डीवी है। डीवी हम तब यूज करते हैं जब ये डेल्टा वी की क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है। तो वही हमने बोला कि डेल्टा वी इज टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में यहाँ पर जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी, ठीक है, जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, बेसिकली इनको ऐसे लिखना चाहिए था कि अगर डेल्टा वी इज टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर जो डी डब्ल्यू की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, पी डीवी हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, P इंटू डीवी हो जाएगी, क्योंकि जब आप वॉल्यूम को इतना छोटा, मतलब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बहुत ही छोटा है, तो वर्क में भी जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा, डी डब्ल्यू के बराबर आएगा। तो इस वजह से ये जो डेल्टा वी है वो भी आपका क्या बन गया, डी डब्ल्यू बन गया, और जो डेल्टा वी था वो आपका डीवी बन गया। तो इस तरीके से जब आप करते हो और यहाँ पर मान लो आपको डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो दोनों साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर जो आप लिमिट्स रखोगे वो V1 से V2 रखोगे या V इनिशियल से V फाइनल रखोगे। तो आपको ये पता है कि ये जो D लगा है ये डिफरेंशिएशन के लगा है, और ये वाला जो इंटीग्रेशन लगा है मतलब ये इंटीग्रेट करेगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैसे होते हैं, अपोजिट फंक्शन होते हैं, तो ये दोनों आपस में इसको क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन वाला जो डी है ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ से क्या बचा, डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2, और ये बचा आपके पास पीडीवी। तो ये रिलेशन आपको इस तरीके से यहाँ पर मिल गया जो इन्होंने सीधे सीधे लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करना मैंने आपको कल जैसे वहां पर बताया था, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन निकाला था वैसे इन्होंने निकाला है। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो इन्होंने ये जो प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पीवी इक्वल टू के बराबर है। ठीक है ना, पीवी इक्वल टू किसके बराबर है, के बराबर है। और यहां से जब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, प्रेशर की वैल्यू निकालोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, के बाय वी के बराबर आ जाएगा। तो ये के बाय वी इन्होंने यहाँ पर रख दिया, के की एक्चुअली में वैल्यू क्या है, म्यू आर टी है, तो ये म्यू आर टी बाई वी हो गया। तो ये म्यू आर टी इन्होंने बाहर कॉमन निकाल लिया बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और जो ये आपका पी था मतलब इसकी जगह पे इन्होंने क्या रख दिया, ये 1/v रख दिया। तो ये क्या बन गया आपका डीवी बाई वी बन गया। तो होमवर्क इसीलिए करवाया था ताकि ये चीज समझ पाओ। ठीक है, तो ये डीवी बाई वी हो गया, और इंटीग्रेशन कहाँ से, V1 से V2 हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था कि 1/v का डीवी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो लॉग v आता है, और उसमें जब आप लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, log v2 माइनस log v1 आएगा, जिसको इन्होंने सीधे सीधे log v2 बाई v1 लिख दिया। ठीक है, आपको कल ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि log e v2 माइनस log e
V1 ये किसके बराबर होता है, log E V2 अपॉन V1 के बराबर होता है। तो log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है मैंने, ठीक है। तो इतना जब आप कर लोगे तो ये आपको जो है क्या मिल गया, वर्क डन की वैल्यू मिल गई। इन्होंने यहीं तक सॉल्व करा है। और कल जैसे हमने वो वाले डेरिवेशन में जो देखा था वो क्या देखा था, वहां पर इन्होंने ये लॉग को चेंज कर दिया था, लॉग बेस ई का लॉग 10 में चेंज करा था 2.303 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्क डन का जो डेरिवेशन आ गया रिवर्स, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या आ गया, म्यू आर टी और एल एन V2 अपॉन V1। ln का मतलब क्या है, लॉग बेस ई का, ठीक है। तो इतना समझ आ गया सभी को? यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये सेम वैसा ही डेरिवेशन है जो कल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें आप उसको इतना स्लो चला रहे होते हो कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट ही दिख रहा होता है हर मोमेंट पे। तो इस वजह से ये दोनों डेरिवेशन सेम है, चाहे आप आइसोथर्मल बोलो या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोलो, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको दोबारा बता दिया। तो ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ ही जाओगे आप, कल आपने कर लिया है और होमवर्क मैंने इसलिए करवाया था ताकि आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल डेरिवेशन इसका W का। तो ये हो गया आपका वर्क डन इन केस ऑफ isothermal process. The wherein in the second step we have made the use of ideal gas equation PV equal to mu RT and taken the constant out of integral. तो ये वही बताया जो इन्होंने किया है ऊपर। तो फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, आइडियल गैस के केस में। तो दस देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो अभी हमने प्रोसेस कौन सा पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, जहां पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पर चेंज नहीं हो, ठीक है। तो अगर हम इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो तब होगा क्या, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो वहां पर अगर डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई तो डेल्टा क्यू जो है वो आपका डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इफ यू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इंप्लाइज दैट हीट सप्लाइड टू द गैस इक्वल्स द वर्क डन, यानी कि जितनी हीट हमने सप्लाई करी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। दूसरी चीज ये पूछ लेंगे कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस जो आपका हीट सप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है। तो वहां पर ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाएंगे, पहला मान लो दे दिया वर्क डन, ठीक है, ये दे देंगे कि वर्क डन ओनली। और दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लो कि वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ऐसे दे दिया। तीसरा ऑप्शन दे देंगे इंटरनल एनर्जी ओनली, इस तरीके से दे दिया। और फोर्थ दे दिया नन ऑफ द अबव। तो ऐसा करके आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है इस स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो इसको ध्यान रखना कि आपने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगाया, इसका यूज कैसे करा, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर नोट फ्रॉम इक्वेशन 11.12 दैट फॉर V2 इज ग्रेटर देन V1 W इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड फॉर V2 इज स्मॉलर देन V1 W इज स्मॉलर देन 0। तो देखो ये बात आपकी वही लिखी हुई है जो हमने कल पढ़ी थी ना, कि एक्सपैंड जब होता है तब क्या होता है और कंप्रेस जब होता है तो वर्क डन की वैल्यू कैसी होती है, ठीक है। तो कल आपने एक चीज पढ़ी थी वहां पे केमिस्ट्री वाले उसमें, कि हमने जब वर्क डन किया था वो सिस्टम पे, तो वो सिस्टम को हम क्या कर रहे थे, कंप्रेस कर रहे थे। आपने देखा था जो पिस्टन थी वो अंदर की तरफ जा रही थी, तो वी फाइनल की जो वैल्यू है वो वी इनिशियल से कम हो गई थी, जिस वजह से डेल्टा वी की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। और मैंने आपको बताया था
कि इसमें क्या करते हैं, एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि जो ओवरऑल वर्क डन आए वो आपका क्या है, पॉजिटिव आए। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था कि एक चीज तो ये देखी थी कि वर्क डन आपका पॉजिटिव कब आता है। ठीक है, पॉजिटिव ये कब आता है, जब आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो। ठीक है, और ऑन द सिस्टम का मतलब वही था कि कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस का मतलब क्या था, वहां पे जो हमने पी एक्सटर्नल लगाया था वो आपका अंदर वाले पी प्रेशर से ज्यादा था। तो बाहर से प्रेशर जब हम ज्यादा अप्लाई कर रहे थे और अंदर का कम था, तभी तो वो पिस्टन अंदर को कंप्रेस हो रही थी। इसका मतलब क्या था कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट इज वाई वर्क वॉज पॉजिटिव। तो वही चीज यहाँ पर बताइए कि नोट दैट, ठीक है, इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1 का मतलब क्या है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपका इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, अच्छा। तो या तो इन्होंने ऐसा कुछ करा है कि यहाँ पे इन्होंने उल्टा इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये वो नहीं बता रहे कि नेगेटिव साइन से भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा था वहां ये बोला गया था कि नेगेटिव साइन से जब आप अलग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो वैल्यू वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो वो चीज इन्होंने ये हटा दी है। तो उसके हटाने के बाद ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो अगर ज्यादा रहता है इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क डन आपका कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन आपका, हाँ, तो मतलब इन्होंने वो चीज नहीं करी है। ठीक है, इन्होंने जस्ट इसका ऑपोजिट बता दिया है। तो और उसके बाद ये लिखा है कि V2 इज लेस देन V1। तो ये वही बता रहे हैं कि अगर भाई फाइनल वॉल्यूम आपका, ये कंप्रेशन वाला केस है। ठीक है, तो कंप्रेशन वाले केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, और एक्चुअली में लेस देन 0 ही आती है। लास्ट में हम क्या करते हैं कि उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि वो वैल्यू के बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो दैट इज इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द गैस एब्जॉर्ब्स हीट एंड डज द वर्क व्हाइल इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जब आपकी गैस एक्सपैंड कर रही होगी यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो गैस क्या करेगी, यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करेगी और कुछ ना कुछ वर्क करेगी यहाँ पे इन एन। ठीक है, मतलब हीट क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। इतना खत्म हो गया। और दूसरी चीज जो यहाँ पर लिखी है वो ये लिखी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, जब आपका V2 इज लेस देन V1 हो जाएगा, तो वर्क इज डन ऑन द गैस बाय द एनवायरमेंट। तो वर्क क्या होगा आपका गैस पर किया जाएगा। ठीक है, बाय द एनवायरमेंट एंड हीट इज रिलीज। तो वही चीज इन्होंने बताई है, बट इन्होंने क्या कर दिया है, बस वो जो चीज थी ना, जो कल आपने रूल पढ़ा था वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसी को ध्यान रखना, इसको मत ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें इसमें इन्होंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करा, बस डिफरेंस इतना है। और नेगेटिव से ना मल्टीप्लाई करने के पहले की जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने वो चीजें बता दी हैं कि पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, नेगेटिव का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब नेगेटिव वर्क होगा तो मतलब कंप्रेशन का केस हुआ, और कंप्रेशन का केस हुआ इसका मतलब कि वर्क डन कुछ ना कुछ सिस्टम पे हुआ, बस उसका कुछ उल्टा बता दिया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना अपने आप भी कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में वर्क डन तो आपका नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन आप उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव बनाने के लिए, तब वो पॉजिटिव बनता है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूजन को क्लियर रखना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है यहाँ पर वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब कि डेल्टा क्यू जो है वो 0 है, यानी कि हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज 0। तो सिस्टम को क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हीट ना तो बाहर जा सकती है सिस्टम के, ना ही सिस्टम में अंदर आ सकती है सराउंडिंग से। तो यहाँ पर 0 हो गया हीट एक्सचेंज। तो from equation 11.1 we see that work done by a gas results in decrease in its internal energy। ठीक है, 11.1 कौन सी इक्वेशन है, इलेवन पॉइंट नाइन काफी ऊपर होगी, पता नहीं कौन सी इक्वेशन की बात की है। अच्छा, 11.1 एक्चुअली में वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि from equation 11.1 we see that work done by the gas results in decrease in its internal energy and hence its temperature for an ideal gas। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई वर्क डन अगर बाय द गैस हो रहा है, ठीक है, बाय द गैस का मतलब क्या है कि गैस कुछ ना कुछ वर्क कर रही है कहाँ पर, सराउंडिंग के ऊपर।
ओके, तो उस केस में होगा क्या कि इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा या डिक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी। क्योंकि जब आप कोई गैस ले रहे हो एंड गैस के ऊपर काम कर रहे हो, अब गैस के ऊपर काम करने का एक्चुअली में मतलब क्या है कि या तो आप गैस को कंप्रेस कर रहे होगे, और गैस को कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि भाई उसका जो प्रेशर है वो आप बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अब इन्होंने इसका क्या बताया, उल्टा केस बताया, जस्ट ऑपोजिट केस, कि अगर वर्क डन गैस कर रही है, यानी कि अगर गैस के अंदर कुछ एनर्जी है और वो पिस्टन को धक्का मार के पिस्टन को दूर फेंक रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रेशर आपका कम हो जा रहा है, जिस वजह से टेम्परेचर कम हो जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कम हो गई। और इस केस में क्या है कि वी कोट विदाउट प्रूफ, ठीक है, that for an adiabatic process for an ideal gas pv to the power gamma is equal to constant। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन होती है, ये यहाँ पर आपको इसका प्रूफ वगैरह नहीं दिया है, ठीक है, तो उसकी आपको जरूरत भी नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, जो अभी जैसे आपने आइसोथर्मल के केस में क्या देखा था कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता था, ठीक है, ये किसकी कंडीशन थी, आइसोथर्मल की। लेकिन एडियाबेटिक के केस में क्या होता है, पीवी टू द पावर गामा हो जाता है, यहाँ पर वी के ऊपर एक गामा कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और ये गामा एक्चुअली में होता क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक हीट, ठीक है, दैट इज ऑर्डिनरी और मोलर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप जो है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का जो लेते हो रेशियो, वो कोई भी हो सकती है, ऑर्डिनरी वाली भी हो सकती है और मोलर भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने दो टाइप की स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी ना, एक एस पढ़ी थी और एक सी पढ़ी थी। तो एस वाली क्या थी, आपकी स्पेसिफिक हीट थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जो भी थी, और एक आपने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी। तो दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में आप नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर कर रहे होते हो और एक में आप मास को कंसीडर कर रहे होते हो। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, जनरली हम सीपी और सीवी लेते हैं, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कौन सी होती थी, सीपी होती थी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सी होती है, सीवी होती है। तो सीपी बाय सीवी का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। और एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन जो है वो ये है कि यहाँ पर पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको जो है वो ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फॉर एन आइडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एग्जिस्ट ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको ऑप्शन ऐसे दे देंगे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पीवी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, या पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर गामा हो जाएगा, वहां पे पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंडीशन किसकी होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस की होती है, जहां पे गामा का मतलब क्या है, सीपी और सीवी का रेशियो। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो thus if an ideal gas undergoes a change in its state adiabatically from P1 V1 to P2 V2, अगर कोई गैस है वो इनिशियल स्टेट P1 V1 पे थी और P2 V2 पे वो जा रही है, कैसे जा रही है, एडियाबेटिकली, यानी कि डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज जो है वो आपका क्या है, जीरो है। तो उस केस में आप कंडीशन जो अप्लाई कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, ठीक है। तो ये कैसे मिला आपको, क्योंकि आपको पता है P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है और P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं तो इसका मतलब P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ये समझ आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है फिगर 11.8, ठीक है। ये जो नीचे कर्व दिया हुआ है, शोज द पीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस फॉर टू एडियाबेटिक प्रोसेसेस कनेक्टिंग टू आइसोथर्म। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, अभी जब आप ये कार्नोट इंजन पढ़ोगे आगे तो उसमें भी ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है आपको देखने को। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ये पीवी ग्राफ है, यानी कि एक तरफ प्रेशर है एक एक्सिस पे और दूसरी तरफ वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको दो आइसोथर्म दिखाए हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस दिखाए हैं, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है और ये जो नीचे वाला प्रोसेस दिख रहे हो ये दोनों क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे, और चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब फाइनल इनिशियल सेम होंगे और उन दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। और बाकी के दो एडियाबेटिक हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर भी डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है। तो इतनी चीज आपको इस ग्राफ में दिखाई गई है। अब इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या करेंगे, ये वर्क डन कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन जो कैलकुलेट किया है
चलो इस डेरिवेशन को भी ब्रेक के बाद कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है, समझने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ये आपके आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है और साइक्लिक है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो सिर्फ स्टेटमेंट आता है बस, और कुछ नहीं आता है। फिर कार्नोट इंजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको भी अभी अच्छे से करेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और फिर 8:20 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 8:20 से 5 मिनट का ब्रेक है। डाउट है तो पूछ सकते हो।